गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक यूजी सेमेस्टर थ्री के का जो पेपर है, पेपर 7, और पीजी सेमेस्टर 1 का जो पेपर 3 है, एंशिएंट एंड मेडाइवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो पेपर है, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। उसका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे और वो टॉपिक है प्लेटो। इस पेपर में हमने एरिस्टोटल, मैकियावेली आदि विचारों का अध्ययन हम पहले पूर्व में कर चुके हैं और उसी कड़ी में इस पेपर में जो अगला नया टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी विचारक को जानने और समझने के लिए उसके जीवन काल की परिस्थितियां जो होती हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में प्लेटो बना, एरिस्टोटल बना या मैकियावेली बना। और आज हम उन्हें पढ़ते हैं, जानते हैं या उनके दिए गए सिद्धांतों को आज भी जो है वर्तमान में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेटो जो है, तो सबसे पहले जो है हम इनके जीवन काल, जीवन परिस्थितियाँ, जीवन परिचय, इनकी शैलियाँ और इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस कोर्स में यूजी 3 में तो सिर्फ प्लेटो टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन एमए में हमें इसका विस्तृत अध्ययन करना है और प्लेटो के अंतर्गत जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट उन्होंने दिया है और जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है स्टेटमेन, और दूसरी जो पुस्तक है लॉज, इन सब के बारे में भी हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके जीवन परिचय से। तो प्लेटो जो हैं एक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक या विचारक हैं, जिन्हें राजनीति शास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है। प्लेटो जो है, उनका जन्म 400 जीवन जो काल था उनका 428 से 247, 428 से 247 ईसा पूर्व जो था इनका जीवन काल था। और इनका जन्म जो है यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इनके माता का नाम जो है वो पेरिकैतियोन था और इनके पिता का नाम जो था एरिस्टोन था। और जब इनका जन्म हुआ था उस समय जो था एथेंस जो था, जो यूनान जो था, वो 2 भागों में विभाजित था। एक तो था एथेंस और दूसरा जो था स्पार्टा। एथेंस में जो क्या थी, तो एथेंस में मानसिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जबकि स्पार्टा जो था वहाँ पर शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। प्लेटो जो हैं वो मात्र 20 वर्ष की आयु में जो है वो अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए सुकरात के पास चले गए। सुकरात कौन थे? सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु का नाम था, प्लेटो के गुरु थे। और जो सुकरात जो थे ये जो है तर्क विद्या में माहिर थे और उस स्थिति में वो हर चीज़ को लॉजिकली सोचते थे या देखते थे। उस समय एथेंस और स्पार्टा जो शहर था उसमें निरंकुश राजतंत्र जो था वो चल रहा था। निरंकुश राजतंत्र था और निरंकुश
राजतंत्र होने के वजह से जो सुकरात थे उस राजतंत्र की आलोचना की उन्होंने, और उस आलोचना के फलस्वरूप जो था निरंकुश जो राजा शासक था उसके द्वारा उन्हें मृत्यु दंड की सज़ा दी गई या विषपान भी कराया गया था, ऐसा कहा जाता है। और इस घटना का जो प्रभाव था वो प्लेटो के मस्तिष्क पर काफ़ी गहरा पड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम्पल हम खुद पे सोच सकते हैं कि कोई हमारा गुरु है और अगर उस मेरे गुरु के साथ कोई इस तरह का क्रूर व्यवहार करता है और उस गुरु से मुझे काफ़ी लगाव है, तो वह जो था वो ये बातें जो है प्लेटो को अंदर तक झिझकोर कर रख दिया, अंदर से पूरे हिला कर रख दिया उनकी ये बातें, कि सिर्फ राज्य की जो थी आलोचना करने के कारण से उन्हें जो है वो मृत्यु दंड की सज़ा जो है वो दे दी गई। और इसके बाद सुकरात के मृत्यु दंड के बाद प्लेटो ने भी जो है वो यूनान को छोड़ दिया और वो देश के भ्रमण, विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। और कहा जाता है कि 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसके गुरु को मृत्यु दंड दे दिया गया और उसने 399 में ईसा पूर्व में यूनान छोड़कर विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। और एक बहुत बड़े विद्वान हैं मैक्सी, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि प्लेटो में सुकरात ने पुनः जन्म ले लिया है, ऐसा वो है मतलब बोलते हैं मैक्सी। बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है, कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चूँकि ये पीजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो आपको यह जानना चाहिए। और जब वो भ्रमण के लिए निकल गए तो जब घूमते घूमते भ्रमण करते करते जब वह मगध पहुँचे और यहाँ जब वह पहुँचे तो यहाँ जो प्रचलित वर्ण व्यवस्था थी उससे काफ़ी प्रभावित हुए। जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपने न्याय व्यवस्था का जो आधार जो है कर्तव्य पालन बताया। और इस वर्ण व्यवस्था से प्रभावित होकर उन्होंने जो न्याय का सिद्धांत दिया है, तो उस न्याय को जो है वो क्या बताया, कर्तव्य पालन बताया है वर्ण व्यवस्था से प्रभावित होकर। और इस वर्ण व्यवस्था से प्रभावित होकर जो प्लेटो हैं दोबारा जो है वो यूनान जाते हैं। और यूनान वो जब गए 387 ईसा पूर्व में, जब वो यूनान दोबारा से लौट कर विश्व भ्रमण के बाद जाते हैं, तो वहीं 387 में इन्होंने एक अकादमी, मतलब एक इंस्टीट्यूशन जो थी, एक शिक्षण संस्था थी, अकादमी जिसका नाम था, उसकी स्थापना की। और इस संस्था की स्थापना करने के बाद उन्होंने जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक की रचना की है। तो ये उनका एक बेसिक जीवन परिचय था कि किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया। उनके जो गुरु थे उनकी मृत्यु हो गई, उनको मृत्यु दंड दे दिया गया और इससे बहुत ज़्यादा वो विचलित हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने वो यूनान शहर को छोड़ दिया और छोड़कर वो विश्व भ्रमण पे निकल गए। और वहाँ पे जब वो भ्रमण करते करते मगध पहुँचे तो वहाँ जो प्रचलित वर्ण व्यवस्था थी उससे काफ़ी वो प्रभावित हुए और उन्होंने अपने न्याय का जो सिद्धांत दिया उसमें कर्तव्य पालन को न्याय का आधार माना। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो रिपब्लिक जो है 380 ईसा पूर्व में इसकी रचना की, प्लेटो ने इसकी रचना की। और हम जानते हैं कि इसकी रचना आखिर क्यों की गई। रिपब्लिक जो पुस्तक है इसमें प्लेटो के द्वारा जो है न्याय सिद्धांत का वर्णन किया गया है। न्याय सिद्धांत का वर्णन करने के बाद ये जो पुस्तक है उसमें एक दार्शनिक राजा के बारे में
बताया गया है। फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा के बारे में बताया गया है। और प्लेटो जो हैं उसे व्यवहारिक रूप देना चाहते थे। जो दार्शनिक राजा की कल्पना उन्होंने की, उन्होंने बताया, उसको व्यवहारिक रूप देना चाहते थे। दार्शनिक राजा को जो है वो व्यवहारिक रूप देना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, वह इसमें सफल नहीं हो पाए। और सफल नहीं हो पाने की वजह से क्या हुआ, जो प्लेटो ने है, जो अपनी दूसरी पुस्तक जो है द लॉज, जिसका नाम है लॉज, उसकी रचना की है। और उन्होंने क्या बताया, प्लेटो के जीवन की परिस्थितियां जो किस तरह से घटित हुई और इसका किस तरह का प्रभाव जो है प्लेटो के जीवन पर पड़ा, किस तरह उसने ज्ञान प्राप्त किया और कैसे उसने रिपब्लिक, जो उसकी प्रसिद्ध रचना है, कृति है, और जो उसकी दूसरी कृति लॉज है, इसकी रचना की। ये सब जो है उसके जीवन जो परिस्थितियां थी उसी पर आधारित थी। आखिर प्लेटो कैसे बना? प्लेटो कैसे बना? एक बात उसके जीवन के संबंध में यह भी कही जाती है कि जो प्लेटो का वास्तविक नाम जो है, उसका जो वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज था। और उसके कंधे जो थे काफ़ी चौड़े थे और चौड़े कंधों की वजह से उसे प्लेटो कहा जाता है। अब हम ये इनका जो था प्रारंभिक जीवन परिचय था शॉर्ट में। अब इसके बाद जो है हम लोग इनकी जो शैलियाँ हैं, इनके जो कृतियाँ लिखी गई हैं, उनमें किन शैलियों का प्रयोग किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में 2 तरह की शैलियों का प्रयोग किया है। पहला जो शैली है वो है निगमनात्मक शैली, और जो है दूसरी जो शैली है वो संवाद शैली। निगमनात्मक शैली के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है कि इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। और हमने अपने जो क्लास अरस्तु की क्लास की थी उनमें मैंने बताया था कि उन्होंने अगमनात्मक शैली का प्रयोग किया, इंडक्टिव मेथड्स का प्रयोग किया था। और उसमें क्या थी विशेषता, उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता था। लेकिन इसमें जो है निगमनात्मक जो शैली है, निगमनात्मक शैली, इसके अंतर्गत जो है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ अध्ययन होता है। तो ये होता है। और दूसरी जो इनकी शैली थी संवाद शैली, इस शैली के अंतर्गत जो है को वार्तालाप शैली भी कहते हैं। मतलब प्रश्न पूछकर वार्ता, जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं, उस शैली में इसको लिखा गया है। यह देखिए, ये सुकरात जो थे उनके शिष्य थे, और सुकरात जो थे वो तर्क विद्या में माहिर थे, तर्क और वितर्क करते थे, सवाल पूछते थे। तो प्लेटो ने भी अपनी सभी पुस्तकें जो हैं वो संवाद शैली में इसका वर्णन किया है, संवाद शैली में वर्णन किया है। और द्वंद्वात्मक पद्धति जो होती है, तर्क वितर्क करने की जो इसमें प्रोसेस अपनाया जाता है, तो उन शैलियों का प्रयोग जो है उन्होंने किया है। और उसके बाद देखिए, हमारे पास सुकरात की कोई लिखी हुई पुस्तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लेटो के जो आरंभिक जितनी भी ग्रंथें हैं, जितनी भी पुस्तकें उन्होंने लिखी है, उसमें सुकरात के बारे में पता चलता है। सुकरात में एक बहुत सी अच्छी बात कही थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात कही थी। वो कौन सी बात थी? उन्होंने क्या कहा? सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज़ नॉलेज, मतलब सद्गुण ही ज्ञान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो उनके गुरु सुकरात के द्वारा कही गई थी। अब इनके शैलियों का अध्ययन करने के बाद हम इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो उनकी रचनाएं जो हैं में सबसे जो पहले जिसका नाम आता है, जब से जो बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसके कारण हम इनको जानते हैं, तो वो उनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक की जो रचना है 380 जो है ईसा पूर्व में इस पुस्तक को प्लेटो ने लिखा था, और इसमें उसने दार्शनिक शासक के बारे में बताया है। इस पुस्तक में उसने दार्शनिक शासक के बारे में बताया है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक को
व्यवहारिक रूप लाने के लिए, उसको जो शासक को बताया उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए उसने सिसिली जो राज्य था उसकी राजधानी सिराक्यूज जो था जगह, वहाँ का जो शासक था दियोनिसिस प्रथम जो वहाँ का शासक था उस पर अप्लाई किया था। जो आदर्श राजा का जो कंसेप्ट दिया था, सिद्धांत दिया था, वह जो है सिराक्यूज के शासक जो थे दियोनिसिस प्रथम पर इसको अप्लाई किया था। लेकिन वह क्या हुआ, सफल नहीं हो सका, क्योंकि प्लेटो ने जो जिस दार्शनिक राजा पर जो पाबंदियां लगाई थी, चाहे वो उसको शिक्षा देने के क्षेत्र में हो या उस पर जो राज्य से शासन संबंधित जो पाबंदियां लगाई थी, चाहे साम्यवाद का सिद्धांत हो या परिवार से संबंधित सिद्धांत हो, तो जो पाबंदियां लगाई गई थी उस व्यवस्था के बारे में बताया जो व्यवहारिक जीवन में सफल नहीं हो सकी थी। इसलिए जो है यह जो था वो फेल हो गई, और फेल होने की वजह से इस घटना से प्रभावित होकर उसने अपनी दूसरी पुस्तक की रचना की, जिसे लॉज कहते हैं। द लॉज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। और इनकी जो दूसरी पुस्तक जो है वो द लॉज जो है, और इसमें क्या बताया गया है द लॉज में, यह जो है द लॉज जो पुस्तक है उनकी, या लॉज जो उनकी पुस्तक है, इसमें दियोनिसिस जो शासक प्रथम था, दियोनिसिस प्रथम उसका नाम था, कि घटना से वो प्रभावित था और प्रभावित एक ग्रंथ उसको माना जाता है। और इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो कही गई है वो कही गई है विधि के शासन पर, रूल ऑफ लॉ जो है विधि के शासन पर बल दिया गया है। रिपब्लिक में एक चीज़ और वहाँ मैं बताना भूल गई, जो रिपब्लिक जो इनकी पुस्तक है वो जो है उसको 10 भागों में बांटा गया है। जो रिपब्लिक जो पुस्तक है उसको 10 भागों में बांटा गया है, अर्थात इसके 10 भाग हैं, जिसे अर्नेस्ट बार्कर जो हैं एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं के द्वारा उन्होंने इसको 5 भागों में बांटा है इनकी रिपब्लिक पुस्तक को। और रिपब्लिक के बारे में कहा है कि यह जो है मानव दर्शन को पूर्ण रूप से बताता है, मीन्स मानवीय दर्शन को पूर्ण रूप से बताता है। इसके बाद एक और विचारक आते हैं लियो एस्ट्रॉस जो हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने रिपब्लिक को 4 भागों में बांटा है। जो प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है उसको अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा है। और इसके बाद एक और अलग विचारक आते हैं रसल, तो इन्होंने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। तो ये रिपब्लिक के बारे में थी। तो हम लोग उनकी दूसरी पुस्तक पर चर्चा कर रहे थे, लॉज। मैंने पहले बताया कि लॉज जो था दियोनिसिस प्रथम जो घटना थी उससे प्रभावित एक ग्रंथ था, और इसमें विशेष बात जो कही गई वो कहा गया कि यह विधि के शासन पर इसमें बल दिया गया है, रूल ऑफ लॉ पर। और ये जो लॉज है इनकी पुस्तक, इसमें 12 भाग हैं। इसके बाद इनकी जो तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है स्टेट्समैन। तो स्टेट्समैन जो पुस्तक है इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है संविधान के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है, संविधान के वर्गीकरण के बारे में। और जो चौथी इनकी पुस्तक है वो है मीनो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पुस्तक है, क्योंकि मीनो ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें प्लेटो ने सबसे पहले न्याय शब्द का प्रयोग किया था, न्याय शब्द की चर्चा की थी, और फिर बाद में रिपब्लिक में उसकी व्याख्या उन्होंने इस बात न्याय शब्द की है। और इसके बाद जो इनकी जो महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें प्रोटोगोरस, उसके बाद यूथिप्री, उसके बाद कीटो, अपोलॉजी आदि महत्वपूर्ण है। ये सभी पुस्तकें जो हैं, जितनी भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, वो जो है वो संवाद शैली में लिखी गई है। अब हम लोग इनके रचनाओं का अध्ययन करने के बाद हम इनके जो दार्शनिक आधार थे, प्लेटो के जो विचारों का जो स्रोत है या दार्शनिक जो आधार है उसकी चर्चा करेंगे। तो प्लेटो जो हैं उनके विचारों का जो को जो है वो क्या मानते हैं, मूल तत्व मानता है। मीन्स प्लेटो विचारों को जो है वो मूल
तत्व मानता है और इस आधार पर वह दुनिया को दो भागों में बांटता है। जो पहला जो है विचारों की दुनिया और दूसरा जो है वो भौतिकवादी दुनिया। मतलब विचारों के आधार पर इसका जो दार्शनिक आधार है, मीन्स विचारों को वो क्या मानते हैं, मूल तत्व मानते हैं और इस आधार पर वह पूरी दुनिया को जो है वो दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज विचारों की दुनिया एंड सेकंड वन इज भौतिकवादी दुनिया। अब है कि इसमें क्या है, इन दोनों विचारों में क्या है, कौन सी क्या बातें कही गई हैं। तो प्लेटो के समय जो है दो तरह की विचारधाराएं जो थी चल रही थी और जो है सत्य के जो है वो दो रूप जो थे उस समय चल रहे थे और उनके विचारों का स्रोत जो है, विचार जो प्लेटो हैं उनका जो विचार है उसका स्रोत जो है वो दो विचारों पर आधारित है। पहला तो एक हेराक्लीट जो युग था, हेराक्लिटीज युग जो था, वादी युग जो था वो, और दूसरा था पैरामिडीज युग या पैरामिडीज वादी जो विचार थे। तो ये दो विचारों पर उनका जो दार्शनिक विचार था वो आधारित था। और जो ये हेराक्लिटीज जो था वादी युग जो था, इसमें क्या कहा जाता था कि जो विश्व जो है वो क्या है, परिवर्तनशील है। और दूसरा जो पैरामिडीज युगवादी जो विचारक थे वे क्या कहते थे कि सत्य जो है वो अस्थाई है। लेकिन प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो महोदय जो थे इन दोनों बातों से काफ़ी प्रभावित थे। पहली जो बात जो थी कि जो विश्व जो है परिवर्तनशील है और दूसरी बात जो कही कि सत्य जो अस्थाई है, इससे काफ़ी वे प्रभावित हुए होकर प्लेटो ने क्या कहा, उसने कहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा कि सत्य तो अस्थाई होती है लेकिन इसकी परछाई जो है, जो शैडोज़ जो होती है वो परिवर्तनशील है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी चाहिए कि ये इन दोनों जो आदर्श विचार थे उस समय, दोनों युगों के उस समय के जो विचार थे उसी पर उन्होंने अपनी विचारधारा एक दी कि सत्य तो अस्थाई है लेकिन इसकी परछाई जो है वो परिवर्तनशील होती है। ये आपको प्लेटो जी ने कहा। अब हम उनका जो था दार्शनिक आधार था। अब है कि इनके दार्शनिक विचार क्या हैं। प्लेटो के जो हैं वो दार्शनिक विचार जो हैं वो 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। प्लेटो, जैसा कि हम जानते हैं कि ये बहुत बड़े महान विद्वान, राजनीतिक विचारक और चिंतक, यूनानी राजनीतिक चिंतक या प्राचीन विचारक के रूप में हम इनका स्टडी करते हैं। तो इनका जो दार्शनिक विचार था वो 3 सिद्धांतों से इनके वो जो विचार हैं वो पता चलते हैं। इसमें इन्होंने 3 थ्योरी को दिया। पहला जो था वो केव थ्योरी था, यानी कि गुफा का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, वो जो कहा जाता था इस सिद्धांत के अंतर्गत, तो कहा जाता था कि ज्ञान का जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है और इसलिए इस ग्लाउकन जो एक विद्वान थे वो कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि ज्ञान का रास्ता सीधा होता है। तो इसलिए प्लेटो ने इस बात का खंडन किया है और कहा है, इसको एग्जाम्पल के में, कि जब हम छोटे होते हैं और जब हमें अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, जिस वक्त हमें ज्ञान नहीं होता है और जब हम अक्षर को सीखते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता, हम उनको गलत करते हैं, बार बार बहुत लिखने में परेशानियां होती हैं और पढ़ने का भी मन नहीं करता, अक्षरों की सही बनावट जो है वो हमें लिखनी नहीं आती, इस वजह से गड़बड़ी होती रहती है। लेकिन लगातार प्रयास के द्वारा जो है हम जो है वो अक्षर लिखना सीख जाते हैं और फिर हम शब्दों को भी लिखने लगे और इस तरह जो है हम जो है आज यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सीखने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। इसलिए प्लेटो ने क्या कहा है कि प्लेटो ने कहा है कि ज्ञान का रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है और इस तरह से ग्लाउकन का जो सिद्धांत है कि जो ज्ञान का रास्ता सीधा होता है, इस सिद्धांत का खंडन किया है उन्होंने। उनका दूसरा जो आधार सिद्धांत, मैंने जैसा कि बताया कि दार्शनिक जो आधार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं
और उनके विचारों का जो दार्शनिक आधार जो है या दार्शनिक विचार जो है जिससे वो प्रभावित था, 3 सिद्धांत जो बताए गए हैं, गुफा का सिद्धांत। जो दूसरा सिद्धांत जो था वो है डिवाइड लाइन थ्योरी। डिवाइड लाइन थ्योरी मतलब विभाजक रेखा का सिद्धांत। विभाजक रेखा का सिद्धांत इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि ट्रुथ का पता ना तो पूर्ण रूप से आत्मा से प्राप्त किया जा सकता है और ना ही दृष्टि से। मतलब मान लीजिए कि कोई एक रेखा, सीधी रेखा है, उसके एक छोर पर जो है वो क्या है? आत्मा, और एक छोर पर दृष्टि है। तो इसमें कहा गया है कि जो ट्रुथ जो है, सत्य जो है, सत्य का पता ना तो पूर्ण रूप से आत्मा को प्राप्त करके प्राप्त किया जा सकता है और ना ही दृष्टि, ना ही जो है वो दृष्टि से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बल्कि सत्य का पता जो है, पता तो आत्मा और दृष्टि दोनों के साथ ही इसका पता किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम देते हैं कि एक सीधी रेखा है और उस रेखा में उसके नीचे साइड भी एक बीच में पेड़ है और उसका शैडो जो है, परछाई जो है वो नीचे भी राइट साइड में भी बन रही है कॉर्नर पे और लेफ़्ट साइड में भी कॉर्नर पे बन रही है। तो दोनों का सामंजस्य बैठाकर उन्होंने सत्य का पता लगाने की बात की है कि मतलब इन दोनों में कोऑर्डिनेशन करके जो है हम सत्य का पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आत्मा के थ्रू पता लगा सकते हैं या दृष्टि के थ्रू, इन दोनों का को सामंजस्य करके ही हम जो है वो ट्रुथ का पता लगा सकते हैं। इस डिवाइड लाइन थ्योरी के अंतर्गत यही बताई गई है। इसके बाद जो एक तीसरी इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी इनकी बताई गई है वो है 3 एप्पल थ्योरी। 3 एप्पल थ्योरी का सिद्धांत मतलब 3 सेव का सिद्धांत। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत उन्होंने बताया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारे सामने 3 टोकरियां रखी हुई हैं और एक जो पहली टोकरी है उसमें क्या है? कच्चे सेव हैं और दूसरी जो टोकरी है वो जो है वो पके सेव उसमें रखे गए हैं और तीसरी जो टोकरी है उसमें सड़े हुए या ख़राब सेव रखे गए हैं। तो प्लेटो जी कहते हैं कि जो पका हुआ जो सेव है इसे तो हमें तुरंत खा लेना चाहिए और जो कच्चा सेव है उसको हमें प्रिजर्व कर देना चाहिए, मतलब उसको संरक्षित करके रख देना चाहिए और जो ताकि कि वो पक जाए और उसके बाद हम उसको खा सकें। और जो तीसरा जो सेव, टोकरी का जो सेव है, जो ख़राब सेव है, उसे तो हमें फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। और यही चीज़ें जो है हमें अपने, और उन्होंने क्या कहा कि यही चीज़ें हमें अपने ज़िंदगी में भी अप्लाई करनी चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ें जो हैं वो ग्रहण करनी चाहिए और जो पका हुआ चीज़ है या पकी हुई जो चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए और जो कच्चे हैं फल हैं उनको प्रिजर्व कर देना चाहिए और पके हुए फल को खा लेना चाहिए और जो ख़राब फल हैं उनको फेंक देना चाहिए ताकि हम बीमार नहीं पड़ सके। और इसमें एक विचारक आए, हर्बर्ट स्पेंसर जो आए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी लंगड़े लूल्हे लोग हैं उनको तो पहाड़ी से फेंक देना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक मतलब ये चीज़ें अपने विचार में ये बात जो कह डाली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक आधार जो है वह 3 चीज़ों पर जो है वो निर्भर करता है। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग जो हैं वो देखते हैं कि किस तरह से उसने अपने दार्शनिक आधार बताए हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक इसमें करेंगे, सिद्धांतों के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उनकी रचनाएं। जैसा कि हमने बताया कि रचनाएं जो हैं उनकी 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। प्लेटो की जो रचनाएं हैं उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। और लगभग प्लेटो ने जो है 36 से 38 जो ग्रंथ जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं, लेकिन इसमें 28 जो उनके जो हैं वो प्रमाणिक जो ग्रंथ जो हैं वो माने जाते हैं। और ये जो है कालक्रम के आधार पर इनको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो पहले जो भाग हैं उसमें सुकरात ने क्या कहा है? सुकरात जो है से आधारित जो पहला जो भाग उनकी जो प्रारंभिक जितनी भी ग्रंथ थे उसमें वो सुकरात से संबंधित विचारों का
अध्ययन किया गया है, विचार दिया गया है और उनका वर्णन मिलता है। मतलब इट मीन्स कि सुकरात का जो भी सिद्धांत सुकरात ने बताया है, उनका अध्ययन जो है प्लेटो के प्रारंभिक ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें प्राप्त होते हैं। और उसमें जो प्रमुख जो उनकी ग्रंथ है वो है अपोलॉजी, कीटो, यूथोफ्री। जो ये किताबें हैं इनके इसमें उसको सुकरात के आरंभिक जीवन के बारे में या सुकरात के बारे में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, तो ये अरस्तु चूँकि उनके शिष्य थे, प्लेटो चूँकि उनके शिष्य थे, तो इसलिए उन्होंने जो है वो अपने गुरु के बारे में जो अपनी आरंभिक ग्रंथें लिखी उसमें उनके विचारों को समाहित किया है। इसके बाद जो दूसरा भाग जो हम विभाजित करते हैं वो है प्लेटो की रचनाओं का, जिसमें उसने अपने खुद के सिद्धांतों को लिखा है। इन रचनाओं को प्लेटो का जो विचार और सिद्धांत का दर्शन इनकी पुस्तकों में होती हैं, और ये रचनाएं हैं रिपब्लिक, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा जो भाग इन्होंने बताया है वो है द्वंद्वात्मक पद्धति। तो द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो पाई जाती है इनकी जो तीसरी जो बुक है, स्टेट्समैन जो बुक है, उसके अंतर्गत उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति अपने चूँकि गुरु से प्रभावित थे और उन्होंने वो जो है द्वंद्वात्मक विधि का भी प्रयोग अपने लेखन शैली में किया है। और चौथी जो इसमें जो विधि के बारे में उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने ये जो इसमें जो पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं वो अपने जीवन की संध्या काल में लिखी है। मीन्स अपने मरने से पूर्व जो उनका परिवर्तित काल था उसमें लिखी गई पुस्तक है। और उसमें जो ये लिखी गई पुस्तक जो है वो है द लॉज, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और जैसा कि हमें लॉज के बारे में भी पढ़ना है कि इस लॉज में क्या कहा गया है, तो ये लॉज जो है बहुत ही फेमस जो है इनकी पुस्तक हुई आफ्टर इनके डेथ के बाद, जीवन में के चूँकि यह परिवर्तित काल में लिखी गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद 347 में के लगभग यह प्रकाशित हुई है। और यह पुस्तक जो है विधि के शासन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ पर आधारित यह पुस्तक है। और इस पुस्तक में वह जो है उप आदर्श राज्य की संकल्पना करते हैं। अब है कि उप आदर्श राज्य क्या है। तो देखिए, आदर्श राज्य जो रिपब्लिक में उन्होंने बताया था और ये लॉज में चूँकि उन्होंने बताया, इसलिए इसका नाम उप आदर्श राज्य रखा है। और इसमें थोड़ा सा अंतर है, प्लेटो थोड़ा सा सिर्फ अंतर है, और वह है कि पुस्तक लॉज में उपराज्य की संकल्पना दी है। और उपराज्य में क्या प्रोविज़न किया गया है, इसे क्यों उपराज्य जो है वो राज्य उप आदर्श राज्य कहा जाता है। तो उप आदर्श का क्या अर्थ होता है, यह आदर्श राज्य से प्रभावित से संबंधित है, यह आदर्श राज्य से संबंधित है। और इसमें क्या क्या कहा गया है, तो देखिए, उप आदर्श राज्य में प्लेटो के द्वारा भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है, लेकिन यह पुस्तक जो है लॉज में क्यों लिखी गई, लॉज आखिर पुस्तक क्यों लिखी गई, आखिर रिपब्लिक में भी तो आदर्श राज्य की व्याख्या की गई थी, तो फिर दोबारा से क्यों इसे लॉज में लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो जो पुस्तक लॉज में क्यों लिखी गई, इसके पीछे क्या कारण था। तो प्लेटो के द्वारा जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक थी, तो उसमें उसने क्या कहा, दार्शनिक शासक की स्थापना की थी। दार्शनिक शासक जो दिराकुश जो था, राजा निरंकुश सिराकुस का दियोनेसिस प्रथम जो राजा था, उसको उस घटना से प्रभावित थी। और उस घटना से प्रभावित चूँकि वो फेल हो चुकी थी, तो इसलिए इन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक जो लिखी लॉज, उसमें एक अलग आदर्श राज्य के बारे में बताया, और इसलिए इसको उप आदर्श राज्य जो है वो कहा जाता है। अब है कि किस उप आदर्श राज्य में प्लेटो ने किस स्थिति के बारे में बताया है, मतलब क्या चेंजेस उसमें बताए हैं। तो उसमें उसके भौगोलिक रूप की उसने चर्चा की है। और भौगोलिक रूप के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जो उपराज्य होगा, इसकी जनसंख्या जो होगी 5040 उसने निर्धारित की है। जो 5040 पॉलिस जिसको हम लोग बोलते हैं, मैंने बताया होगा पॉलिस जो जिसको बोलते हैं। और इसमें जो जनसंख्या उन्होंने बताया है वो 5040 निर्धारित की है। और उसने बताया है कि
जो राज्य जो है वह समुद्र तट पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समुद्र तट के माध्यम से जो है समुद्री यातायात के माध्यम से विदेशी आक्रमण होने की संभावनाएं जो है वो खतरा बढ़ता रहेगा, और ऐसी स्थिति में राज्य पर बार बार आक्रमण किए जाने की संभावना हो सकती है और उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो प्लेटो ने कहते हैं कि समुद्र तट के निकट राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु जो देश है वह उस पर आक्रमण करने से पूर्व 2 बार सोचे। तो ये उन्होंने भौगोलिक स्थिति में उन्होंने बताया है कि समुद्र जनसंख्या जो है उसको फिक्स किया कि 5040 होनी चाहिए, और दूसरा कि समुद्र तट के पास जो है राज्य नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी जो बात बताई शासन सत्ता के बारे में बताया है। शासन सत्ता क्या है? प्लेटो अपनी पुस्तक जो है रिपब्लिक में क्या करते हैं, दार्शनिक राजा के बारे में बताते हैं, और वहीं वह लॉज में क्या बताते हैं, विधि का शासन के बारे में बताते हैं, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताते हैं। जहाँ एक और वह रिपब्लिक में दार्शनिक राजा के बारे में, शासक के बारे में बताते हैं, वहीं अपनी जो दूसरी जो पुस्तक जो है, जो लॉज है, उसके अंतर्गत वो क्या बोलते हैं कि विधि का शासन होना चाहिए, विधि के शासन के बारे में बताते हैं। रिपब्लिक में जहाँ वो कानूनों का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो है लॉज है उसमें विधि के शासन की व्याख्या करते हैं, और इसलिए और बोलते हैं कि कानून जो है, कानून को सर्वोच्च मानते हैं। तो ये बातें थी। दूसरी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वो है कि शासक के शासक का स्वरूप क्या हो के बारे में बताया गया है। तो शासक का स्वरूप जो है इस उप आदर्श राज्य के अंतर्गत कैसा होगा, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि 3 तरह की शासन व्यवस्थाओं के बारे में वो बताते हैं अपने उप आदर्श राज्य में। और उसमें जो बताते हैं, पहला वो बताते हैं वो साधारण सभा जो है, और दूसरा सलाहकार परिषद, और तीसरा प्रशासनिक परिषद। ये 3 तरह के शासन व्यवस्थाओं की बात करते हैं। और जो साधारण सभा जो होती है इसकी जनसंख्या 5040 होती है, और वह जो मिलकर साधारण सभा का निर्माण जो है वो करती है, और ये फिर करने के बाद वो अन्य संस्थाओं का भी जो है वो के लिए जो पदाधिकारी होते हैं या सदस्य होते हैं उनका चयन करती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इसकी बैठक जो है वर्ष में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, ऐसा प्लेटो कहते हैं। इनका जो दूसरा जो शासन के बारे में बताते हैं वो है सलाहकार परिषद। तो इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि इसकी सदस्य संख्या जो है वो 37 होती है, और जिसे साधारण सभा के द्वारा चुना जाता है, जो परामर्श देने का कार्य करेगी, और इसकी भूमिका मंत्री परिषद के समान होती है। और तीसरी जो अपनी जो शासन व्यवस्थाओं के बारे में बताया वो बताया उन्होंने प्रशासनिक परिषद के बारे में। तो ये प्रशासनिक परिषद जो होती है वह सहयोग इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह तिहरी चुनाव के द्वारा होती है, और इसके अंतर्गत 360 जो है सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब है कि तिहरी चुनाव पद्धति क्या है। तिहरी चुनाव पद्धति जिसके बारे में प्लेटो ने बताया है कि जो 360 सदस्यों का चुनाव जो किया जाएगा, इन्हें 3 बार माने इनका चुनाव होगा, 3 बार इन्हें चुने जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले चरण में 5040 सदस्य हैं उनको चुना जाएगा, और फिर उनमें से 100 सदस्यों का चुनाव होगा, और फिर जो है वो लोग जो हैं 37 सदस्यों का जो है वो चुनाव किया जाता है। तो इस तरह से बार बार जो है वो 3 बार जो चुनाव जो होते हैं वो बार बार कराए जाएंगे, और उसके बाद करने के बाद 3 बार चुनाव होने के बाद जो है वो प्रशासनिक जो परिषद के सदस्यों का जो है वो चुनाव होता है। तो ये थी उनके आदर्श राज्य से संबंधित कुछ बातें। और जो और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो वह दार्शनिक शासक के बारे में बताते हैं, और इसकी चर्चा वह अपनी पुस्तक रिपब्लिक में करते हैं कि दार्शनिक शासक जो होना चाहिए वो जो है सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। मतलब सिर्फ तथ्यों की जानकारी मात्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि तथ्यों की वास्तविक जानकारी
होनी चाहिए, वो ऐसा मानते हैं। और वही व्यक्ति जो होगा वो दार्शनिक शासक होगा जिसमें नैतिकता के गुण पाए जाएंगे और जिसमें दर्शन शास्त्र का ज्ञान होगा और जो तत्वों के पीछे की जो सच्चाई जो है वह जानता होगा और उसके तत्व के पीछे जो सच्चाई है उसके से छुपे हुई जो सद और असद की जो का ज्ञान जो है वो समाहित होगा और जो ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, जिसमें लोभ, पाप, घृणा, तृष्णा, मद आदि ये सब जो हैं इनसे दूर होगा या बुराइयां ये नहीं होगी, जो व्यक्ति सत्य प्रिय होगा। तो इस तरह से प्लेटो जो है अपने आदर्श राजा को या दार्शनिक शासक को जो है वो असीमित शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो ये था क्लास के बारे में। इसमें हमने देखा प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, उसके बाद उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन के बारे में हमने चर्चा की, उनके दार्शनिक आधारों के बारे में चर्चा की, उनके दार्शनिक विचार के जो 3 सिद्धांत थे, केव सिद्धांत जो था, फिर 3 एप्पल्स थ्योरी था और डिवाइड एंड लाइन थ्योरी था, इसके बारे में पढ़ा हमने। उनकी शैलियों के बारे में पढ़ा कि उनके विचारों में 2 तरह की शैलियाँ जो है दिखने को मिलती हैं, निगमनात्मक शैली और दूसरी जो है वो संवाद शैली। और इस तरह से उसके बाद हमने उनके लॉज, स्टेटमेंट्स जो उनकी पुस्तक थी उसके बारे में पढ़ा। उनकी जो पुस्तक लॉज जो है जो रूल ऑफ लॉ पर आधारित थी, उस पुस्तक में जो आदर्श राज्य के बारे में बताया गया, उप आदर्श राज्य के बारे में बताया गया, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए और उसमें शासक का स्वरूप क्या होगा, इन सब बातों की चर्चा हमने की है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और अगले क्लास में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब नोट्स मिल जाएं, वो भी इन क्लास से अपने को लाभान्वित कर पाएँ। और दूसरा जो चीज़ है कि इसको जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं जो अपलोड होंगी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।